हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द रैशनल इकोनॉमिस्ट। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज को। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक फ्रॉम 1950 टू 1990 के प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज डेफिनेटली आई विल बी प्रोवाइडिंग यू seriously powerful content. So let's start. So हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Elaborate the reasons owing to which the private sector was regulated under the Industrial Policy Resolution of 1956. इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 में ना प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट किया गया था बाय द सिस्टम ऑफ लाइसेंसिंग। मतलब क्या था कि प्राइवेट यूनिट्स को सेटअप करने के लिए सरकार कहती थी हमसे आप लाइसेंस लो, और उन यूनिट्स को लाइसेंस जल्दी दिया जाता था जो यूनिट्स जो है वो बैकवर्ड एरियाज में अपने इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सेटअप करती थी। इसके पीछे देखो एक सिंपल सा कारण ये था कि जो सरकार थी ना वो रीजनल इक्वलिटी को प्रमोट करना चाहती थी। मतलब जितने भी सरकार के जो नजर में बैकवर्ड एरियाज थे हमारे देश में, सरकार चाहती थी कि उन बैकवर्ड एरियाज में जो प्राइवेट सेक्टर है अपना इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करे ताकि उस एरिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। अल्टीमेटली आप एक नॉर्मल सी चीज समझो, अगर कोई बैकवर्ड एरिया और उस बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री का सेटअप हो गया, अब उस इंडस्ट्री के सेटअप से वहां पे कितने सारे लोगों को काम मिलेगा तो लोग पैसा कमाएंगे तो डिमांड क्रिएट होगा, और अगर डिमांड क्रिएट होगा तो डेफिनेटली वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा होगी। सो बेसिकली 1956 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में एक चीज के बारे में कहा गया कि हमें प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करके रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करना है, और उन इंडस्ट्रीज को ज्यादा इजी लाइसेंस दिया जिन्होंने जो बैकवर्ड एरियाज है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज है, उनमें अपने इंडस्ट्रीज लगाने को कहा गया। एंड साथ ही साथ एक चीज और कही, देखो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था इतने ज्यादा रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। सरकार ये भी देखना चाहती थी कि जो प्राइवेट सेक्टर है अगर वो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं तो वो सही तरीके से रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एंड मोर ओवर अगर मान लो सपोज वो एक्सपेंशन भी करना चाहते हैं तो सरकार उस पर भी नजर रखती थी, बिकॉज द थिंग इज क्योंकि सरकार चाहती थी कि कम से कम रिसोर्सेज से ज्यादा बेनिफिट जो है वो पूरे के पूरे नेशन को मिले, चाहे वो पब्लिक सेक्टर है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है। तो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्पाइट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन 65% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन कंटिन्यू टू बी एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर टिल 1990। जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल सही बात है। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन के इंप्लीमेंट होने के बाद हमारा फूड ग्रेन जो था हमारे पास, जिसको हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे, हमारे फूड ग्रेन्स की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। प्रोडक्टिविटी तो बड़ी थी, प्रोडक्शन लेवल भी हमारा मैनीफोल्ड इंक्रीज हो गया था। ओके, बट दिक्कत क्या थी, अभी भी काफी सारे लोग जो थे ना अभी भी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए थे। अब इसमें क्या कहा गया है, 65% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन 1990s तक अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही है। उसका एक ही कारण है, वो कारण क्या है कि हमारी जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है और सर्विस सेक्टर जो है वो इतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ही नहीं प्रोवाइड कर सका, इतनी ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसमें नहीं हुई। इसी वजह से जो लोग जो है वो क्या करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में जाएंगे, और इसका भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। देखो जब एग्रीकल्चर सेक्टर में जरूरत से ज्यादा लोग लगेंगे तो उनका प्रोडक्टिविटी में 1% भी बेनिफिट नहीं होगा, नॉट इवन अ सिंगल परसेंट। वो बंदे, और मान लो सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक फार्म है, ओके, एक फार्म में मान लो एक फार्मर जो है वो काम करे तो ठीक है यार, मान लो 200 किलो पोटैटो जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, और उसी फार्म में मान लो सपोज अब कहे कि यार उसका भाई भी आ जाए साथ में काम करने के लिए, बंदे के आने के बाद भी फिर भी देखो कितने किलो हो रहा है, 200 किलो हो रहा है, तो जो दूसरा बंदा है उसका कोई बेनिफिट थोड़ा हो रहा है फार्म में, isn't it? ओके, तो वो क्या हो गया, दूसरा बंदा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड हो गया। ये हमारी एक किस्म से ना नाकामयाबी थी कि हमने इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में इतनी ज्यादा बूस्ट नहीं लिया 1990s तक, इसी वजह से लोग एग्रीकल्चर में ज्यादा लगे हुए थे। दिस इज द आंसर। तो इसमें मेजर रीजन हम देख लेते हैं, बिकॉज industrial and service sector were not able to absorb people working in the agriculture sector। absorb का मतलब है इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये दोनों सेक्टर नहीं कर पा रहे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। एवरी कॉइन हैज टू साइड, हेड एंड टेल, बिल्कुल सही। डिबेट ओवर फार्म सब्सिडी इज वन ऑफ सच क्लासिक एग्जांपल ऑफ द सेम। जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद टू आर्गुमेंट्स ईच इन फेवर एंड अगेंस्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ फार्म सब्सिडीज। बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। देखो पहले तो सब्सिडी क्या है। सब्सिडी एक वो फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो सरकार फार्मर्स को प्रोवाइड करती है, इवन फार्मर्स को, और भी अगर मान लो मार्जिनली जो पुअर लोग हैं उनको प्रोवाइड करती है, ताकि उनको इकोनॉमिक बेनिफिट जो है मिलता रहे। दिस इज व्हाट सब्सिडी मींस। और सब्सिडी ना बहुत बड़ा बर्डन डालती है सरकार के ऊपर। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है देखो आपने फेवर में भी बताना है, आपने अगेंस्ट में भी बताना है, मतलब आपने बुद्धिज्म की तरह ना मध्यम मार्ग चूज करना है, फेवर भी बताओ और अगेंस्ट भी बताओ। तो सबसे पहले हम फेवर की बात करें, इन फेवर ऑफ कंटिन्यूइंग फार्म सब्सिडीज, कि हमें कंटिन्यू क्यों करनी चाहिए। देखो अगर सब्सिडीज को एलिमिनेट कर दिया तो रिच और पुअर फार्मर्स की जो इनइक्वालिटीज है वो क्या हो जाएंगी, और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अमीर फार्मर जो अफोर्ड कर सकता है, चाहे वो सीड्स हो, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो, इंसेक्टिसाइड्स हो, वो तो इजिली अफोर्ड कर लेगा। पंगा किसको पड़ेगा, पंगा पड़ेगा जो गरीब फार्मर है, जिसके पास इतना सारा पैसा नहीं अवेलेबल है, उसको प्रॉब्लम क्रिएट करनी होगी। ओके, तो अगर मान लो सब्सिडीज खत्म कर देते हैं तो बेचारे जो फार्मर्स हमारे जो हम कहें ना स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, छोटे फार्मर्स होते हैं जिनके पास ज्यादा खेत नहीं होता, तो वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे, बिकॉज ऑल्दो उनके पास इतने पैसे भी नहीं होंगे। जब पैसे नहीं होंगे तो वो ये सामान नहीं खरीद सकते, और फिर वो कर्जा लेंगे किसी ना किसी से, कर्जा लेंगे तो फिर प्रॉब्लम में आएंगे। तो इस वजह से जो इनइक्वालिटी है और ज्यादा बढ़ेगी, तो हमें एलिमिनेट नहीं करनी चाहिए, इस फेवर में बात कर रही है। एंड मोस्ट ऑफ द फार्मर्स में नॉट बी एबल टू अफोर्ड एक्सपेंसिव एग्रीकल्चरल इनपुट्स विदाउट सब्सिडीज, वो नहीं खरीद सकते। देखो एग्रीकल्चर सेंसस एक 2017 में आया था, उसमें एक डाटा आया था कि हमारे देश में आज के टाइम पे जो 85% के अराउंड फार्मर्स हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं वो 85%, और उनके पास इतना कुछ ज्यादा पैसा नहीं पड़ा हुआ। एट द एंड ऑफ द डे इनको अपलिफ्ट करने की जरूरत है, इनको सब्सिडीज देना है, इनको सब्सिडीज देना ही पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, बिकॉज इनको अगर हमें अपलिफ्टमेंट करना है, इनका इनकम डबल करना है, एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट नीड टू सपोर्ट देम। बिकॉज बहुत सारे लोग जो है अभी भी आज के डेट में भी बहुत सारे लोग हमारे देश में एग्रीकल्चर में लगे हुए काम करने के लिए। नाउ आर्गुमेंट अगेंस्ट फार्म सब्सिडी, फार्म सब्सिडी के अगेंस्ट आर्गुमेंट क्या है। अगर फेवर में है तो ऑब्वियस ही बात है, हर कॉइन के दो साइड्स हैं, तो अगर सब्सिडीज दी जा रही है उसका फायदा भी है तो उसका नुकसान भी है। तो सबसे पहले देखो जो फार्मर्स है ना, अल्टीमेटली सब्सिडीज ने ज्यादा बेनिफिट फार्मर को नहीं दिया, ज्यादा बेनिफिट दिया इन्होंने फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को। फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री भर भर के अमीर बन रही है, क्योंकि आज के डेट में जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसके बाद से फर्टिलाइजर बेस्ड जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे फेमस हुआ है। तभी ना एकदम से एक क्रॉप हुई, एक क्रॉप का हार्वेस्टिंग हुआ, साथ ही साथ ही दूसरी क्रॉप, इजंट इट। तो फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री ज्यादा बेनिफिट ले रहे हैं और नीडी फार्मर्स को जो ज्यादा बेनिफिट है नहीं मिल रहा। एंड मोर ओवर इकोनॉमिस्ट जो है वो कहते हैं कि सब्सिडीज जो है बहुत बड़ा बर्डन है गवर्नमेंट के फाइनेंसेस। हमने गवर्नमेंट बजट चैप्टर में देखा था कि जो सब्सिडीज होती हैं, सब्सिडीज ना सरकार के लिए कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, सरकार के लिए होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर है, ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो ना तो सरकार के लिए एसेट क्रिएट करता, ना ही सरकार की कोई लायबिलिटी रिड्यूस करता। अल्टीमेटली एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस पे कोई भी 1% का भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। और सब्सिडीज की वजह से सरकार का जो है ना एक्स्ट्रा खर्चा, एक्स्ट्रा बर्डन हो रहा है, इसलिए सरकार को बोरो भी करना पड़ रहा है। अब बोरो का नुकसान सिर्फ देखो सरकार को नहीं है, बोरोइंग का अल्टीमेट नुकसान आम जनता पे पड़ेगा, आम जनता के ऊपर कर्जा जो पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर मैं एक और पॉइंट बताऊं आर्गुमेंट अगेंस्ट फार्म सब्सिडी, तो वो ये है वेस्टफुल कंजम्पशन का। मैं ये नहीं कहता कि 100% फार्मर्स करते होंगे, बट कुछ हद तक अगर देखा जाए, जैसे अब हम बात करें पंजाब की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है फार्मर्स को, एंड यहाँ पे हमारे यहाँ ना बेसिकली पैडी कल्टीवेशन बहुत होता है। राइस का कल्टीवेशन बहुत होता है, चोना बीजिया सर किसान ने, सो उसमें पानी बहुत लगता है। पैडी कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए,
एंड मोर ओवर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे ट्यूबवेल्स भी बहुत ज्यादा है। अब ट्यूबवेल्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, कुछ टाइम के लिए आती है, ऐसे नहीं तो 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, कुछ टाइम के लिए मिलती है, बट एट द एंड ऑफ द डे इसका प्रॉब्लम क्या है? अब देख लो, मान लो सपोज इलेक्ट्रिसिटी आया, किसान ने मोटर चलाई, ट्यूबवेल चलाया, ट्यूबवेल से पानी निकल रहा है, अब पानी कब तक निकल रहा है? वो आइडिया, कई बार नहीं बंद करते टाइमली, सभी फार्मर्स नहीं है, कुछ फार्मर्स होंगे जो नहीं करते हैं। अब उससे क्या है, देखो एक तो इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज है, रिसोर्स का वेस्टेज हो गया, अब दूसरा क्या हो गया, पानी, वाटर लेवल जो है हमारा बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो रहा है, इवन जो सॉइल है वो भी सलाइन बन रही है। अगर जितना ज्यादा वाटर लॉगिंग होता रहेगा ना फार्म पे, तो मिट्टी सलाइन बन जाएगी, मिट्टी फर्टाइल ही रहेगी। तो ये सारे जो है वो नुकसान है फार्म सब्सिडीज के। अगला क्वेश्चन, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रोथ विद इक्विटी एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ का मतलब है किसी भी देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ना, किसी भी देश में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ना, इसको कहते हैं ग्रोथ। फॉर एग्जांपल मान लो सपोज 2023-24 में हमारे देश में 100 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, और 2024-25 में, अभी 25 वाला जो 24-25 चल रहा है, 110 रुपए के गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो कितने की ग्रोथ होगी? 10% की ग्रोथ होगी। ये हो गया ग्रोथ, मतलब हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। मैं अभी उसमें इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कुछ नहीं कर रहा, मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको कि इस तरह से 10% हमारा ग्रोथ हो गया। बट क्वेश्चन ये आता है कि ये जो ग्रोथ हुआ है 10% का, वो क्या कुछ लोगों में बढ़ता है या फिर देश के मेजोरिटी लोगों में बढ़ता है? दिस इज द की, दिस इज व्हाट इक्विटी इज। अगर मान लो सपोज ये 10% जो 10 रुपए बढ़े हैं, देश के अमीर लोगों के पास ज्यादा चले गए, लेट्स से अमीरों के पास 9 रुपए चले गए और बाकी रिमेनिंग के पास 1 रुपया गया, तो ऐसी ग्रोथ का क्या फायदा है? हमें अगर ग्रोथ चाहिए तो ग्रोथ में क्या होना चाहिए? द गैप हैज टू बी रिड्यूस बिटवीन रिच एंड पुअर। रिच और पुअर के बीच का गैप खत्म करो, कम से कम करो रिच एंड पुअर के बीच का गैप। इस तरह से हम अच्छी ग्रोथ कंसीडर करेंगे। तो इक्विटी का मतलब क्या होता है? दैट द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर हैज टू बी रिड्यूस्ड, कम से कम करो। और एक चीज ध्यान में रखो, इक्विटी को इक्वालिटी से कंपेयर मत करना। इक्वालिटी का मतलब तो है कि सभी को इक्वल राइट दे दो। इक्वालिटी का मतलब तो ये हो गया कि पीएन की भी सैलरी सेम है और एक डॉक्टर की भी सैलरी सेम है। ओके, इक्वालिटी का मतलब क्या है कि जो पढ़ रहा है बच्चा उसके भी 80% आ रहे हैं, और जो नहीं पढ़ रहा बच्चा बिल्कुल ही सारा साल ऐश कर रहा है, कुछ भी नहीं पढ़ा वैसे पेपर देने चल गया, उसका भी 80%। नो वन वांट दैट काइंड ऑफ सोसाइटी। ऐसी सोसाइटी कोई भी नहीं चाहेगा। मेरिट का भी राइट होना चाहिए। पर यहाँ पे पॉइंट क्या निकल के आता है कि आपने ये जो कम पैसा देते हो किसी को, जैसे इंडिया में अब लेबर को क्या पैसा मिलता है? लेबर को ना वेजेस, डेली वेजेस मिलते हैं, दिहाड़ी जिसको कह देते हैं, 600 रुपया मिल रही है दिहाड़ी। काम पे आएगा तो 600 रुपये मिलेंगे, 600 रुपया मंथली, 30 दिन काम नहीं कर सकता वो, 30 दिन मान लो काम करता भी है, 18,000 रुपये पूरा 30 दिन अगर काम करता है तो 18,000 रुपीज। तो 18,000 रुपी अगर उसने फैमिली चलानी है आज के टाइम पे इतनी महंगाई में, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उनका पे स्केल जो है बढ़ना चाहिए, इक्विटी को प्रमोट करना है। ओके, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट, मॉडर्नाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्लानिंग ऑब्जेक्टिव दैट फोकसेस ऑन। मॉडर्नाइजेशन में क्या है? देखो, पहले तो अडॉप्शन ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, जैसे एग्रीकल्चर में ग्रीन एवोल्यूशन आया, हाइड वैरायटी सीड्स हुए, आईटी कंप्यूटर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, नो, मॉडर्नाइजेशन में नहीं है। ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंजेस इन सोशल आउटलुक, यस, दिस इज आल्सो ट्रू। तो 1 and 3 दे आर द करेक्ट आंसर। देखो, सोशल आउटलुक में अब लोगों की ना सोच में भी चेंज आना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी बढ़ा दो, सोसाइटी में भी चेंज आना चाहिए, थिंकिंग में भी। लाइक जैसे गर्ल चाइल्ड का प्रेफरेंस नहीं है तो ये मॉडर्नाइजेशन नहीं है, गर्ल चाइल्ड का प्रेफरेंस होना चाहिए, दिस इज व्हाट मॉडर्नाइजेशन इज। गॉट इट? तो सोशल आउटलुक जैसे फीमेल एम्पावरमेंट करना, उसको फेमिनिज्म में नहीं कन्वर्ट करना, एम्पावरमेंट करना। एम्पावरमेंट मींस सेल्फ कैपेबल बनाना, उनको इंडिपेंडेंट बनाना। ओके, The government of India in the initial years of economic development emphasized on greater role of public sector in the industrial development. बिल्कुल सही बात है। Justify the statement giving reason in support of your answer. बिल्कुल सही है, 100% सही है। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस टाइम पे सरकारी कंपनियों को ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिया गया। उसके पीछे कारण क्या था? पहला था लैक ऑफ कैपिटल।
उस टाइम ना जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स थे, प्राइवेट प्लेयर्स मतलब जो प्राइवेट ओनर्स है, आम जनता है, हमारे जैसी जनता है, उनके पास इतना पैसा नहीं था। अगर हम गए कि कौन कौन से मेजर इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे उस टाइम पे, टाटा, बिरला, ये दो मेजर इंडस्ट्रियल हाउसेस थे। जैसे आज के टाइम पे कहते हैं ना अडानी अंबानी, उस टाइम पे टाटा बिरला। टाटा बिरला तो आज भी है वैसे, वेल्थ के कंपेयर देखा जाए तो आज भी ये बहुत बड़ी कंपनीज है। उस टाइम ये दोनों ही थी, आज तो और भी काफी बड़ी कंपनीज आ गई हैं, उस टाइम पर ये दोनों थे। अब एक चीज देखो, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते थे इतनी बड़ी कंट्री जहां पे इतनी ज्यादा पॉवर्टी, तो सिर्फ ये जो हमारी कंपनीज है, बड़ी कंपनीज है, बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है, क्या सिर्फ यही जो है बेनिफिट प्रोवाइड कर दे लोगों तक? दैट वाज नॉट पॉसिबल, इनके लिए भी इतना पॉसिबल नहीं था। तो कैपिटल की कमी होने की वजह से, जो है बाबू भैया कहते हैं पैसे का चक्कर है, तो पैसे का चक्कर जो था, इसलिए जो था पब्लिक सेक्टर को मजबूर किया गया कि सरकार आओ जी इन्वेस्टमेंट करो यहाँ पे आके, तभी हमारा देश कुछ आगे बढ़ेगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, लोग इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहते थे। मैं इसका एक सिंपल सा ना चेन बताता हूँ आपको। आपके पास पैसा है, आप चाहते हो कि आप उस पैसे को इन्वेस्ट करो, ओके? क्या आप कभी उस ऐसे एरिया में इन्वेस्ट करना चाहोगे जहां पे लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा गरीब हैं? आप कभी भी नहीं चाहोगे। उसके पीछे कारण क्या है? बिकॉज अगर आपने मान लो अपना सेटअप वहां पे कर दिया जहां पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा गरीबी है, बैकवर्डनेस है, तो आपका कोई सामान नहीं खरीदेगा। अब आपका अगर कोई सामान नहीं खरीदेगा तो आपको तो अल्टीमेटली सामान बेच के ही रेवेन्यू जनरेट करना है। रेवेन्यू जनरेट करोगे तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो आगे आप अपनी फंक्शनिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते, इजंट इट? तो इस वजह से जो लोग थे जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा ही था ना, वो चाहता था, वो सोचता था यार देश में गरीबी बहुत है, गरीबी होने की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो इनकम कम होगी, डिमांड कम होगी, एंड देन फर्दर हमारे दिमाग में आएगा कि यार हमने इन्वेस्टमेंट ही नहीं करनी। लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट वाज देयर, सो ये प्रॉब्लम थी। एंड देन ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, ऑलरेडी बहुत ज्यादा गैप जो था रिच और पुअर के बीच में था। अमीर थे, ऐसा नहीं था कि अमीर नहीं थे, पैसे वाले लोग थे, जमींदार थे, काफी पैसा था इनके पास। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर सारी पावर अगर हम प्राइवेट सेक्टर को दे देते, तो प्राइवेट सेक्टर किस लिए काम करता है? देखो प्राइवेट सेक्टर करता है प्रॉफिट के लिए काम। अगर सिर्फ प्रॉफिट कमाया जाएगा तो जो मेजोरिटी लोग हैं उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो बैकवर्ड के बैकवर्ड रह जाएंगे। इसलिए उनको भी बेनिफिट देने के लिए जो सरकारी कंपनीज है उनको कहा गया कि हाँ ठीक है, आप आओ बिजनेस करो एंड देश को पैसा प्रोवाइड करो। जैसे कि अब मेजर जो काम है, कमांडिंग इंडस्ट्रीज है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, सरकार ने अपने पास रखे। क्यों अपने पास रखे? बिकॉज सरकार को पता है कि इससे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा डेवलप होगा। Outline and discuss the classification of industries into various categories as per Industrial Policy Resolution of 1956। तो देखो तीन कैटेगरीज बनाई गई, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, आप देख सकते हो। कैटेगरी ए में 17 जो मेजर इंडस्ट्रीज थी वो रखी गई, जिसपे कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल था। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब जैसे आज के टाइम पे मोदी सरकार, उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार, इनका पूरा का पूरा कंट्रोल। और कहते हैं ये देश को एक्सपैंड करेंगे। ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, हैवी इंडस्ट्रीज थी। कैटेगरी बी में ऐसी इंडस्ट्रीज रखी गई जिसका ऊपर गवर्नमेंट का भी कंट्रोल था और प्राइवेट का भी कंट्रोल था। और ये जो मेजर इंडस्ट्रीज थी वो स्टेट ओन्ड थी। स्टेट ओन्ड का मतलब है सरकारी जो थी वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ओन की हुई कंपनीज थी। और ये जो सरकारी कंपनीज हैं इनको प्राइमरी रोल दिया गया, प्राइमरी मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एंड जो प्राइवेट वाली कंपनीज हैं उनको सेकेंडरी रोल दिया। दैट आप जो सेकेंडरी वाली इंडस्ट्रीज हो, प्राइवेट इंडस्ट्रीज हो, वो प्राइमरी वाली इंडस्ट्रीज को क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। और कैटेगरी सी बनाई गई, इनमें हर वो इंडस्ट्री आ जाएगी, पर्टिकुलरली प्राइवेट इंडस्ट्री, जो ना तो कैटेगरी ए में आई और ना ही कैटेगरी बी में आई। So it comprises all the remaining industries, the further development of which will be left to the initiative and enterprises of the private sector, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Read the following statement carefully। चलो जी देखते हैं। Land ceiling was one of the government policies to promote equity in the agriculture sector। बिल्कुल सही बात है, ये लैंड रिफॉर्म्स है जो हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स थे। लैंड रिफॉर्म में फार्मर्स को इक्विटी प्रोवाइड करना था, बिल्कुल सही है। लैंड रिफॉर्म्स रिजल्टेड इन एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये भी सही है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन। Farm subsidies put a huge burden on government finances but are necessary for the poor and marginal farmers। Justify the given statement। हाँ जी बिल्कुल सही बात है।
फार्म सब्सिडीज ऑल्दो बहुत ज्यादा बर्डन क्रिएट करती है सरकार के ऊपर, बट स्टिल अभी भी आज की डेट में भी फार्म सब्सिडीज बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको डाटा में बताया था, अभी भी ऑलमोस्ट 85% हमारे फार्मर्स क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, बेचारे पुअर फार्मर है। पुअर फार्मर को बेनिफिट देना है, कैसे देना है, सब्सिडीज देके देंगे। ओके, अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं तो इनइक्वालिटी हमारी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। एंड मोर ओवर वो ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं अडॉप्ट कर सकेंगे, तो उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट करानी है, लेटेस्ट जो भी चीज आ रही है वो भी इनको प्रमोट करानी है। तो इसी वजह से उनके इनकम एक्सपेंशन के लिए सब्सिडीज आज की डेट में भी कंटिन्यू करना क्या है, बहुत जरूरी है। चाहे जो फार्म सब्सिडीज है वो बहुत ज्यादा बर्डन क्रिएट कर रही है। बिकॉज देखो, मैं आपको ना एक साइकिल समझाता हूँ। अगर फार्मर के पास पैसा होगा तो सभी लोगों के पास पैसा कैसे जाएगा। फार्मर ऑलमोस्ट 40 to 45% के अराउंड हमारे देश में आज के टाइम पे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं फार्मर्स। तो अगर हमारे देश के 45% के अराउंड वर्कफोर्स को पैसा मिल रहा है, तो वो वर्कफोर्स कहीं ना कहीं तो पैसा खर्चेगी ना। तो उसमें समझदारी क्या है, अगर वो पैसा खर्चेगी तो पैसा मार्केट में सर्कुलेट होगा, मार्केट में जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा, वो भी कहीं से सामान खरीदेगा। तो ऐसा पैसा जो है घूमता रहेगा ना। हम सब लोगों का काम भी कैसे चलेगा, जब किसी के पास पैसा होगा तो पैसा तो सर्कल में घूमना चाहिए। तो इस वजह से फार्म सब्सिडीज ऑल्दो बर्डन देती है बट बेनिफिशियल है। नेक्स्ट वन देखते हैं, डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द ग्रोथ जर्नी ऑफ इंडिया। देखो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी देश की ग्रोथ जर्नी, और पर्टिकुलरली अगर हम इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया गया था। 1955 में कार्वे कमेटी बैठी थी, तो कार्वे कमेटी ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे चर्चा की। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के क्या क्या बेनिफिट थे, तो पहला तो था ये लेबर इंटेंसिव था। लेबर इंटेंसिव मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेबर से काम चल जाता है। अगर कोई इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव है, दैट मीन्स वो आपके देश को क्या प्रोवाइड कर रही है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, अगर मान लो सपोज हम कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होगी या कोल इंडस्ट्री होगी, हमें वो इंडस्ट्री वहीं पे लगानी पड़ेगी जहां पे उसके रॉ मटेरियल अवेलेबल है। अगर मैं कहूँ कि मेरे को आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ना पंजाब में सेटअप करनी है, पंजाब में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में कहाँ से सेटअप करूंगा, ना तो यहाँ पे आयरन ओर अवेलेबल है, ना यहाँ पे कोल अवेलेबल है, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना, सिंपल सी बात है। ओके, तो ये मैं वहीं पे करूंगा, जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उन एरियाज में करूंगा क्योंकि वहां पे आयरन और कोल की अवेलेबिलिटी है, वहीं पे सेटअप करूंगा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, बट छोटी इंडस्ट्रीज तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे सेटअप। मेरे को मान लो सपोज मेरा मन करता है कि मैं ना टॉय मेकिंग इंडस्ट्री बना लूँ, तो टॉय मेकिंग इंडस्ट्री यहाँ पे बन सकती है स्मॉल स्केल लेवल पे। कैसे बन सकती है, मेरे को रॉ मटेरियल मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का रोल देखा जाएगा ग्रोथ जर्नी में। एंड मोर ओवर देखो, इसमें कैपिटल कम लगती है, लेस कैपिटल, ये तीसरा पॉइंट आ गया। तो पहला हमने पढ़ा लेबर इंटेंसिव है, दूसरा लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, और इसमें कैपिटल जो है कम लगती है। ओके, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि अब इस बार के बजट में सरकार ने ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का कैपिटल वाला पॉइंट जो था वो चेंज किया था। कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो 3 पॉइंट थे हमने किए, इनको कम कैपिटल चाहिए, लेबर इंटेंसिव है, और इंडिया जैसी लेबर अबंडेंट इकोनॉमी। लेबर अबंडेंट का मतलब क्या है, इंडिया में बहुत सारा पॉपुलेशन है, बंदे भरे पड़े हैं। इंडिया इज हाईली पॉपुलेटेड कंट्री। 2023 में हमने ऑफिशियली चाइना को सरपास कर दिया था। तो इतने बंदों को काम तो देना ही ना, तो काम कैसे मिलेगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के थ्रू मिलेगा। और ये कम से कम फंड यूज करके ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है और रेवेन्यू जो है वो जनरेट करके दिखा सकती है। तो इस तरह से हमारे देश की जीडीपी में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अपना कंट्रीब्यूशन कर सकती है। नेक्स्ट वन, गोल्स ऑफ इक्विटी वाज फुली सर्व्ड बाय अबॉलिशन ऑफ intermediaries in the agriculture in the post independence period of India. Do you agree with the given statement? Support your answer with valid arguments. Yes, देखो क्या था, इसको पहले समझते हैं। तो हमारे ना एक ट्रिपल सिस्टम चल रहा था, ट्रायंगुलर सिस्टम, जिसमें ऊपर ब्रिटिशर्स थे, देन जमींदार थे, एंड देन
फार्मर्स थे। ब्रिटिशर्स ने जमींदार को कहा था भाई फार्मर के पास जा, फार्मर से हमें फिक्स जो है पैसा दे लेके, और बाकी जितना तूने लेना है इनसे ले ले, एक्सप्लॉइट कर इनको। ठीक है, अब लैंड रिफॉर्म्स जब आए, जब लैंड रिफॉर्म्स में आए तो जमींदार को कहा गया कि छोड़ो भाई अपनी अपनी जमीनें, आप टिलर को दो, जो बेचारा एक्चुअल में खेती बाड़ी कर रहा है उसको दो जमीनें। कुछ एरियाज में हुआ, बट अगर हम देखें ओवरऑल देखा जाए तो कंप्लीटली एबॉलिशन नहीं हुआ। ऑल्दो एबॉलिशन हुआ, ऐसा नहीं है कि एबॉलिशन नहीं हुआ, बट यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फुली सर्व्ड। पीछे एक क्वेश्चन कराया था हमने स्टेटमेंट वाला, उसमें कहा था कि हाँ एबॉलिशन हुआ, बट यहाँ पे क्वेश्चन में एक वर्ड आ गया फुली सर्व्ड, तो एक वर्ड ने देखो क्या कर दिया, चेंज कर दिया। समझे, सिंगल सिंगल वर्ड का बहुत ज्यादा इंपैक्ट है एक एक क्वेश्चन में। तो जमींदार कई एरियाज में अभी भी काफी ज्यादा जमीन अपने पास रख के बैठे थे। अब कैसे हुआ क्या कि जब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए तो उस टाइम पे ना एक और रिफॉर्म था, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। कि एक फार्मर को कह दिया, मैं जस्ट एक सपोज एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बना के बताता हूँ कि मान लो सपोज एक फार्मर को कह दिया कि भाई तेरे पास 20 फार्म्स होने चाहिए, अगर 20 फार्म से ऊपर कोई भी फार्म है तो ये फार्म जो लैंडलेस लेबरर्स हैं इनको देने हैं तेरे को। अब जो जमींदार लोग हैं वो बड़े सियाने, इन्होंने बहुत अलग अलग तरीके यूज किए। इन्होंने क्या अलग अलग तरीके यूज किए, इन्होंने ना कई खेत तो कर दिए नाम अपने रिश्तेदारों के। अनपढ़ता बहुत ज्यादा थी, पीक पे थी अनपढ़ता उस टाइम पे, किसको क्या पता लग रहा है, अंगूठा लगवाया, कागज अपने पास रख लिए, चेकिंग हुई, देखो जी ये तो मेरे है ही नहीं, उसने मेरे को रखने को दिए हुए हैं कि तुम रख लो, ये पेपर हमारे से गुम हो जाएंगे। बहुत सारे तरीके थे। प्लस कई एरियाज में जहाँ पे ये शो कर रहे थे ना कि जो एक्चुअल में लैंडलेस लेबरर्स हैं, जो टिलर्स हैं, वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनको हटा दिया, फोर्सफुली हटा दिया, और जमींदार खुद से खेती बाड़ी करने लग गए। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो जमींदार है वो तो कुछ भी नहीं करता था, 1% भी काम नहीं करता, सारा काम जो थे वो लेबर कर रही थी, और बेनिफिट कौन लेके जा रहा था, जमींदार। अब जब जमीन देने की बात आई, आगे जी हम ही असली फार्मर्स, हम करेंगे खेती। तो इस तरह से जो था इतना ज्यादा पर्पस जो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। नाउ एक्सप्लेन द नीड एंड टाइप ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। नीड क्या थी, नीड ये थी कि इक्विटी को प्रमोट करना था एग्रीकल्चर सेक्टर में। मेजर लैंड रिफॉर्म्स कौन कौन से हुए, तो जो जमींदार थे उनको अबॉलिश करना, ये सबसे पहला था। मेक टिलर, यहाँ पे टिलर आया, टिलर द ओनर ऑफ द लैंड, जमींदार को हटा दो वहां से, जो खेती एक्चुअल में कर रहे हैं उनको लैंड के जो ओनरशिप राइट्स है वो दे दो। बट इसमें जमींदार ने आपको बता दिया मैंने कैसे कैसे प्रॉब्लम क्रिएट की। लैंड सीलिंग इंप्लीमेंट की, कंसंट्रेशन ऑफ लैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि मान लो 20 फार्म का सिनेरियो का, किसी फार्मर के पास जो है 25 फार्म है, तो उससे 5 फार्म ले लिए जाएंगे और 5 फार्म्स जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको दे दिए जाएंगे। बंदा आधी इंच जमीन नहीं देता अपनी, कोई भी बंदा, ये तो 5 खेत की बात आ गई। अब समझो इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने वही खेत अपने अपने रिश्तेदारों के नाम लगाने शुरू कर दिए बेनामी प्रॉपर्टी के तरीके से। इसके अलावा और भी थे पॉइंट्स, अगर हम देखें तो एक पॉइंट जैसे था लैंड कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स जिसको कहते हैं। खेत थे फार्मर्स के पास, एक यहाँ पे पड़ा है, एक यहाँ पे पड़ा है, एक यहाँ पे पड़ा है, एक यहाँ पे पड़ा है। मान लो सपोज ये ए का खेत है, ये भी 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 ए का खेत है। अब ए जा रहा है पहले यहाँ पे फार्मिंग करने, फिर यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है। अब टाइम देखो कितना लगेगा, एफर्ट देखो कितना लगेगा, रिसोर्स देखो कितना लगेगा। इसको कहा भाई एक ही जगह पे ले ले सारे खेत, 4 खेत कर दिए एक ही जगह पे, कर ले खेती यहाँ पे, कंसोलिडेशन। इससे खर्चा भी कम होगा और उसका टाइम भी बचेगा। उसके बाद रेंट को रेगुलेट किया, रेंट रेगुलेशन हुआ। रेंट रेगुलेशन कितना हुआ, 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस। कि अगर मान लो सपोज 30,000 का प्रोड्यूस हुआ तो 10,000 का रेंट लगेगा। एंड देन कोऑपरेटिव फार्मिंग, नेहरू जी भी बहुत घूमते थे, उनको भी घूमना बहुत पसंद था हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर की तरह। तो नेहरू जी गए होते हैं रशिया में, रशिया से कोऑपरेटिव फार्मिंग का कंसेप्ट बहुत पसंद आया, कहते हैं हम भी इम्प्लीमेंट करेंगे।
पर ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ यहाँ पे। तो ये थे 5 हमारे पॉइंट्स जो थे लैंड रिफॉर्म्स को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन वाज द स्ट्रेटेजी टू सेव फॉरेन एक्सचेंज, सही बात है ये। इनकरेक्ट देखना। लाइसेंस पॉलिसी इंश्योर्ड रीजनल इक्वालिटी हमने पढ़ा अभी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर वन ऑफ द एसेंशियल टूल फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये भी पढ़ा। रशियन इकोनॉमिक मॉडल वाज द बेस फॉर इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, नो दिस इज इनकरेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। देखो जो रशियन सिस्टम था वो सोशलिज्म पे बेस्ड था, दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारा सिस्टम मिक्स्ड इकोनॉमी था, ऑल्दो हमारा जो टिल्ट था ना, जैसे सी सॉ पे होते हैं ना, तो हमारा टिल्ट जो था वो सोशलिज्म की तरफ था, बट हम डिनाई नहीं कर सकते कि हमने प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट नहीं किया। तो रशियन इकोनॉमिक मॉडल बेस्ड नहीं था हमारा। Now explain the rationale behind license Raj under the Industrial Policy Resolution of 1956। तो लाइसेंस उनको दिया जाता था जो कि बैकवर्ड एरियाज में अपने इंडस्ट्रीज को सेटअप करते थे ताकि रीजनल इक्वालिटी प्रमोट हो। ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डिफाइन मल्टीलैटरल ट्रेड। मल्टीलैटरल ट्रेड का क्या मतलब है? जब जो ट्रेड है गुड्स और सर्विसेज का मोर देन 2 नेशंस के बीच में होता है, इसको कहते हैं मल्टीलैटरल। बायलैटरल में 2 कंट्रीज होती है, मल्टीलैटरल में 2 से ज्यादा कंट्रीज होती है, इसको मल्टीलैटरल ट्रेड कहा जाता है। जैसे मान लो ग्रुपिंग्स बनी हुई है, काफी सारी रीजनल ग्रुपिंग्स बनी हुई है। अगर हम बात करें आशियान नाम की एक रीजनल ग्रुपिंग बनी हुई है, या फिर यूरोपियन यूनियन बना हुआ है, तो ये मल्टीलैटरल ट्रेड जो है वो करते हैं जो बड़ी बड़ी ग्रुप